एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम लोग चैप्टर 4 पर आ गए हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 9th की जो फर्स्ट पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 4। आज इसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस के समय हम लोग सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मीन्स यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन द इलेक्शन टू अट्रैक्ट वोटर्स। यानी वोटर्स को खुश करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो क्या करते हैं। पहली चीज़, लोन वेवर करते हैं फेवर्स फार्मर्स के लिए, टैक्स रिलीफ देते हैं बिजनेसमैन को लिए, और सब्सिडीज़ देते हैं पुअर पीपल को। गरीबों के लिए सब्सिडी, जो बिजनेसमैन है उनको टैक्स में छूट, और किसानों के लिए कर्ज माफ़ी। तो तीनों चीज़ें नॉर्मली आप देखते हैं इंडिया के पॉलिटिकल सीन में भी ये बहुत क्लियरली दिखाई देती है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 पर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर होल्डिंग इलेक्शंस। इलेक्शंस क्यों होते हैं? It is impossible for the people to govern themselves directly due to the large size of population। पहली चीज़ ये है कि चूँकि अगर हम लोगों से कहें कि वो खुद को गवर्न करें तो बिना रिप्रेजेंटेटिव के गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हर पर्सन अलग अलग तरीके से चीज़ें करना चाहेगा। तो एक रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा, लैक ऑफ एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज फॉर मेकिंग डिसीजंस। आम जनता को एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस का ना तो नॉलेज होता है ना एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो इसके लिए परफेक्ट नहीं होते। गिविंग एवरी वन इक्वल अपॉर्चुनिटी रिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड एज क्राइटेरिया। ठीक है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे उनका एजुकेशन कुछ भी हो या एज क्राइटेरिया कुछ भी हो, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का अधिकार मिलता है। तो इसमें भी तीनों बातें सही हैं, बहुत ही जनरल टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। नेसेसरी कंडीशंस फॉर इलेक्शन टू बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कहा जाए इसके लिए क्या इसेंशियल कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशंस हैं। नंबर 1, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। बिल्कुल सही है, सबके पास अब चॉइस का अधिकार होना चाहिए, राइट टू चॉइस होना चाहिए, अपनी पसंद के वोटर अपने पसंद के कैंडिडेट को जिता सकें। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल इन चाइना, तो वहाँ पर इलेक्शन कराने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो जब तक एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तब तक वहाँ इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हों इसका कोई सेंस बनता नहीं है। इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल पे इंटरवल इलेक्शंस होने चाहिए, जैसे 5-5 साल पर इंडिया में होते हैं, और फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। यानी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कहा जाए तो इसके लिए पहली कंडीशन भी ज़रूरी है, एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होना भी ज़रूरी है, रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होना ज़रूरी है, और फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ये भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इसेंशियल है। ठीक है, तो ये चारों फैक्टर्स सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन के डीमेरिट्स बताने हैं। नंबर 1, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। इससे एक डिसयूनिटी का सेंस बनता है, यानी कि जो एकता है वो उसमें कमी का सेंस आता है लोगों के बीच में। जाहिर सी बात है, एक गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इस तरीके से सिविल सर्विस में भर्ती करेंगे, मिलिट्री में भर्ती करेंगे, अपोजिशन कह रहा है कि ये नहीं, ये गलत है। एक जो है गवर्नमेंट किसी भी दूसरे देश में जा कर के कुछ भी मिशन करती है, जो अपोजिशन है वो उस पर क्वेश्चन करता है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भ्रम की भावना बनती है कि यहाँ पर डिसयूनिटी जैसी स्थिति है। दूसरा, इट क्रिएट्स फैक्शनलिज्म, यानी कि ग्रुप वाइज अलग अलग फैक्शंस, अलग अलग ग्रुप्स बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लोग अलग अलग विचारधारा में बढ़ जाते हैं और बंटवारा सा दिखता है। द यूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शंस। अब देखिए, अगर अलग अलग गुट होंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, तो वो लोगों को अपनी तरफ मिलाना भी चाहेंगी, तो चाहे उसके लिए पैसा इस्तेमाल करना पड़े या बाहुबल इस्तेमाल करना पड़े, वो ये काम करेंगे। तो जब पॉलिटिकल कंपटीशन होगा तो उसकी ये डीमेरिट्स भी होंगे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मीन्स टू कीप द इलेक्टोरल सिस्टम फ्री, फेयर एंड क्लीन। इलेक्टोरल सिस्टम को फेयर और क्लीन रखने के लिए क्या करना होगा? इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स,
बिल्कुल, अगर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो गुड कैरेक्टर के, इंटीग्रिटी वाले, ईमानदार, अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन ज़्यादा फ्री और फेयर होंगे। दूसरी चीज़ है यूजिंग करेक्ट एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसी दैट इज़ रिवार्डिंग पॉलिटिकल लीडर्स फॉर गुड वर्क एंड पनिशिंग देम फॉर बैड कंडक्ट। मतलब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी अपनानी होगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। जो लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनको उनके कार्यों के लिए दंड मिलना चाहिए, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अवार्ड भी मिलना चाहिए, रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग पॉपुलेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट इन दोनों के बजाय सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा समझ होनी चाहिए, जिससे वो अपनी पसंद के कैंडिडेट को, जो देश के लिए अच्छा है, जो समय के हिसाब से अच्छा है, जो जिसकी नीतियाँ अच्छी हैं, उनको लोग वोट कर सकें। तो डी इसका बेहतर आंसर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The elections of Lok Sabha and Rajya Sabha are held regularly after the interval of 5 years. The elections held for particular constituency to fill the vacancy caused by resignation or death of member is called are called by elections। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस 5 इयर्स पर नहीं होते हैं, 5 इयर्स पर लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, और राज्यसभा में 1/3 मेंबर्स हर 2 इयर्स पर रिटायर होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के इलेक्शंस हर 2 साल बाद होंगे 1/3 मेंबर्स के। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, बाई इलेक्शन किसको कहते हैं? जब रेजिग्नेशन या डेथ की वजह से दोबारा इलेक्शन कराना पड़ता है तो उसको बाई इलेक्शन या उपचुनाव, जैसे अभी हाल में हुए भी हैं। तो इसको हम बी को करेक्ट मानेंगे, केवल ए को गलत मानेंगे, ए को रॉन्ग मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो चुनाव निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। दीज आर द पर्टिकुलरली डिवाइडेड एरियाज फ्रॉम वेयर द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मैंने अभी भी आपको बताया कि वहाँ जहाँ से आप चुनाव करते हैं जिस क्षेत्र से, उसको हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। द ओनली वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। एक जगह से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रत्याशी विजेता होता है। तो बिल्कुल सही बात है, आपका जैसे सांसद है तो 4-5 लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीतेगा तो एक ही ना। और थर्ड वन इज ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया हैव मेनी सेवरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद इन इट। यानी कि हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं। ठीक है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं। नहीं, इसका उल्टा होता है, यानी कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। यानी कि लोकसभा वाले में, जो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसमें कई सारे विधानसभा के क्षेत्र आएंगे एक ही लोकसभा क्षेत्र में। ठीक है, तो इसलिए तीसरा वाला गलत है, थोड़ा अपोजिट लिखा हुआ है, और ए सही है, यानी कि 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है? जहाँ जो एससी एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्व है। ये पॉइंट गलत हो गया। जो एससी और एसटी मेंबर है वो किसी भी जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ सकते, यानी कि ये गलत है। वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं, इंक्लूडिंग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो पहला गलत है क्योंकि इसमें ओबीसी भी लिखा हुआ, और दूसरा भी गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनकरेक्ट वन आपको चूज करना है, तो पहला भी इनकरेक्ट, दूसरा भी इनकरेक्ट, यानी कि सी, बोथ ऑफ देम। तो 8th का आंसर होगा सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन
संपत्ति है, ये सारी जानकारी देनी पड़ती है। लोन ड्यूरेशन ये भी देना पड़ता है। केसेस ऑफ सीरियस नेचर ये भी देना पड़ता है। यानी कि चारों इन्फॉर्मेशन तो उनको इलेक्शन का जो फॉर्म भरते हैं ना उसमें एफिडेविट देना होता है, डिक्लेरेशन करना होता है। ठीक है, तो ये चारों इन्फॉर्मेशन उनके इलेक्शन उसमें होती हैं, इसलिए इसका होगा डी। लास्ट क्वेश्चन। आउटकम यानी कि कौन जीता कौन हारा इसको लोग जनरली एक्सेप्ट करते हैं सभी जगह पर। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होने का प्रूफ है। तो ये तीनों चीज़ें सही हैं, सर होगा आपका डी। ठीक है, तो ये आपका आज के 10 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से आज हम लोगों ने डिस्कस किया। कल हम लोग चैप्टर नंबर 5 को लेंगे और चैप्टर नंबर 5 के बेस पर हम लोग आगे कल क्वेश्चंस आपको पुट ऑन करेंगे। आई होप आप लोग रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं और इस तरीके से हम लोग जब 9th हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग 10th पे आ जाएंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के पार्ट 2 पर।